प्राचीन भारत के इतिहास के लूसेंट से पेज नंबर 15 पे हैं हम लोग। और हम लोग मौर्य साम्राज्य से को पढ़ रहे थे। उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का कुछ पार्ट है। कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देवी का है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था, यानी कि 12.5% के आसपास कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया था लुम्बिनी में, क्योंकि बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। नोट: महास्थान जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ से प्राप्त सोहगौड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार-ए-कुना कंदहा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चौर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों की सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था, यानी कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, यानी कि यदि सेलिंग टैक्स है वो 10वां भाग यानी कि 10% था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करा दिया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी था। आइए इस 2 टेबल्स को देख लेते हैं। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय जो समिति था, जो टोटल 6 समिति था, उसमें जो क्या था, जो प्रथम समिति था यह उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी, और द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी, और तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना, यानी कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसा चीज ये लोग देखता था। अच्छा, चतुर्थ जो समिति थी व्यापार वाणिज्य की देखभाल करता था, और पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, यानी कि प्रोडक्शन के विक्रय का, सेल का, ये लोग देखभाल करते थे। जो छठी समिति जो थी बिक्री कर वसूल करना इनका काम था। अच्छा, सैन्य समिति एवं उनके कार्य।
सैन्य समिति एवं उनके कार्य, और ये वाला जो हम लोग देखें ये प्रशासनिक समिति थी। अब हम लोग देखेंगे सैन्य समिति। सेना का भी एक समिति होता था। देख, प्रथम समिति ये भी 6 था, जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। और पंचम समिति गज सेना की देखरेख करना। और षष्ठ समिति रथ सेना की देखरेख करना। आगे देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, जो कि सेना का समिति हम लोग ऊपर देखे 5-5 सदस्य था एक एक समिति में, और लोग का काम था देखरेख करना अलग अलग विभाग को। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनद्वीपीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था, यानी कि द्रोण जो था अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था, एक तौल था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ये 7 जो वर्ग था मौर्य समाज में ये मेगास्थनीज के द्वारा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पार्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। और जो पुष्यमित्र शुंग था यह एक ब्राह्मण था, और यहीं से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। नोट, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोकाराम विहार। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जब बृहद्रथ की हत्या कर दिया तब ब्राह्मण साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, मगध में। शुंग एवं कन्नव राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराए। पुष्यमित्र का जो यज्ञ कराया गया था, जो पतंजलि योग महाभाष्य जो लिखे हैं वो उनके द्वारा जो है पुष्यमित्र का यज्ञ कराया गया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित, या फिर प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, स्थापित की। यानी कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी, और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये सब जो हैं सातवाहन वंश के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे।
सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा का सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। यानी ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था अनुदान में, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। इसकी शुरुआत सबसे पहले सातवाहनों ने किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से। सातवाहनों की राजकीय जो भाषा थी वो प्राकृत थी एवं लिपि इनकी ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। इसीलिए हम लोग को लगता है कि सातवाहनों की जो प्रशासन था वो ढांचा था मातृसत्तात्मक था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। जो राजकुल था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन ढांचा था मातृसत्तात्मक। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का जो काम होता उसको गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक के नाम से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। यानी कि ये एक तरह से चौराहा था, बड़े लेवल का हाईवे का चौराहा, और यहाँ पे चौराहा होने के कारण यहाँ का मंडी जो है सबसे बड़ा था, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग बड़े पैमाने पे होता था। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। नोट: सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, यानी कि ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया। चेदी राजवंश कलिंग का जो चेदी राजवंश है, इनके बारे में अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से 2100 वर्ष पहले में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है, से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। भारत के यवन राज्य, यानी कि भारत के जो यूनानी स्टेट थे, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। इसको एकदम याद कर लीजिए। जैसे कि हिंद यूनानी को कहा जाता है इंडो यूनानी,
और शक को शक, पहलव को पी से और कुषाण को के से, यानी कि आयु एस पी के यानी कि हिंद यूनानी एस से शक हो गया, पी से पहलव और के से कुषाण हो गया। ये इंपॉर्टेंट रहता है। हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण, हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। वो तो कंसोलिडेट करके रखा था, लेकिन एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह हो गया और उसके फलस्वरूप जो प्रांत था अनेक प्रांत में स्वतंत्र हो गया। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। पहला था डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटीआल्किड्स तथा हर्मिक्स। ये बैक्ट्रिया के विद्रोह के बाद जो वहाँ का जो शासन किया वो लोग हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। शाकल को पूछ सकता है कि डेमेट्रियस ने किसको राजधानी बनाई, तो शाकल को। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक जो सियालकोट है, शिक्षा का मुख्य केंद्र था। सियालकोट जो था, जिसको ये राजधानी बताया था शाकल, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागसेन को नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने नागार्जुन से, यानी कि जो शून्यवाद को प्रवर्तक था, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा, इसी को मिनांडर को मिलिंद कहा जाता है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। नेक्स्ट, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, यानी कि उस पर स्पष्ट रूप से अंकित था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यानी कि जो यूनान का जो प्राचीन कला चलाई, उस कला को कहा जाता है हेलेनिस्टिक आर्ट, और जो गंधार का जो कला है वह उसी से इन्फ्लुएंस्ड है और वह उसका उत्तम उदाहरण है। नोट, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। यानी कि पर्दा का विकास, बेसिकली यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। यानी कि जब प्ले होता है, नाटक होता है, स्टेज पे तो एक पर्दा गिरता है, फिर पर्दा हटता है, फिर कैरेक्टर बदलते रहता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले यूनानियों ने किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यवनिका, यवन के द्वारा दिया गया यवनिका। शक, इसके बाद हम लोग शक के बारे में पढ़ेंगे।